एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम नए जोश के साथ आए हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आज मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो में भी आप जैसे पहले वीडियो में आप पूरे टाइम तक रहे, आज भी आप ऐसे ही लास्ट तक एंड तक एक कंसेप्ट को वॉच करना। मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शंस में डाल दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिससे आपको कोई टॉपिक अगर स्किप करना हो सो यू कैन इजीली डू दैट। तो आज हम इसमें चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ फ्रांस का 1791 का, उसके बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये चैप्टर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, एंड तक वीडियो वॉच करना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें देखो गिवन है फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें टॉपिक के हेडर से ही क्या पता चल रहा है, रिपब्लिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपब्लिक क्या होता है? देखो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जो किससे इलेक्टेड है? पीपल से, मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स किससे इलेक्ट करे? पीपल ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा है। बट रिपब्लिक बेसिकली होता है कि गवर्नमेंट को तो इलेक्ट करना, उसी के साथ हेड ऑफ द स्टेट को भी इलेक्ट करना रिपब्लिक कहलाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि फ्रांस ने मोनार्की मतलब लुई 16 के रूल को एबॉलिश कैसे करा और फ्रांस रिपब्लिक कैसे बनी, क्या क्या चेंजेस उसके बाद आए हैं, तो वो आज हम आज के लेक्चर में कवर करते हैं। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट इज लुई 16 added to a secret negotiations with Prussia and Austria। अब भाई अपनी कंट्री तो उसकी है ही है, उसमें तो वो भाई टैक्सेस इंक्रीज करे, सब कुछ करे लुई 16। अब उसने सीक्रेट नेगोशिएशंस दूसरे लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज के लोगों के साथ मीटिंग्स करना भी स्टार्ट कर दिया। ये तो भाई धोखाधड़ी कर रहा है तो अपने फ्रांस की कंट्री के साथ। नेक्स्ट देखो, द नेशनल असेंबली वोटेड इन 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब जब नेशनल असेंबली को पता चला कि वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में किसके साथ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, तो उन्होंने क्या बोला कि हम लोग इसके खिलाफ क्या कर देंगे, वॉर डिक्लेयर कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि thousands of volunteers thronged from the provinces to join the army। अब बहुत से लोग मतलब thousands of people आए किसके लिए, वॉर में जुड़े, कि वहाँ पे जो ये लुई 16 जो नेगोशिएशन करे किसके साथ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ, उसके साथ जाके वो लोग वॉर के साथ एक मेंबर्स बनते गए। thousands of people ने उस आर्मी को ज्वाइन करा ताकि वो लोग वहाँ पे वॉर कर सके, किसके अगेंस्ट, इन दोनों कंट्रीज के अगेंस्ट। Next is they saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over Europe। Basically aristocracies होते हैं रिच क्लास, मतलब जो बहुत अमीर लोग होते हैं, that is known as aristocracies। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने इस वॉर को, लोगों ने इस वॉर को कैसे देखा कि ये तो भाई एरिस्टोक्रेसीज जो हैं ऑल ओवर यूरोप जो चल रहा है उसके अगेंस्ट वॉर हो रही है, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट। अब उन्होंने ये देख के वॉर कर दी क्योंकि thousands of volunteers से ज्वाइन करा। नेक्स्ट है Marseillaise composed by poet Roger de l'Isle। It was sung for the first time by volunteers from Marseille and as they marched into Paris and supported state। अब देखो, अब रॉजर de l'Isle एक पोएट है जिन्होंने ये Marseillaise सॉन्ग को कंपोज करा है। ये सबसे पहले मर्सेल से मतलब जो गाना है ये चला था, मर्सेल से सबसे पहले जो मतलब जो परेड निकलती है ना जैसे, तो उसमें ये गाना मर्सेल से होता हुआ लोग गाते हुए चले थे वॉलंटियर्स, किसके लिए, जब वो लोग वॉर पे जा रहे थे। कहाँ तक? पेरिस तक। अब मर्सेल से लेके पेरिस तक उन्होंने मर्सेलीज गाना गाया जिसको रॉजर de l'Isle ने कंपोज करा। अब वही सॉन्ग फ्रांस का अब नेशनल एंथम बन गया है, दैट इज द मर्सेलेज, ठीक है। नाउ the revolutionary wars brought losses and economic difficulties to the people। अब wars जो हुए, अब उसने क्या करा, अब wars तो पहले ही चल रहे थे क्योंकि जब लुई 16 क्राउन हुआ उससे पहले भी wars चल रहे थे, जिसकी वजह से लुई 16 को एम्प्टी ट्रेजरी मिली, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, जब और wars होने लगे तो वो wars डेप्ट में आ गए,
डेट में आ गए वो लोग, उन्होंने लॉसेस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लिया है, किसके लिए, फ्रांस के लिए। अब भाई पहले से ही पैसे नहीं है, ट्रेजरी नहीं है, और तुम फिर से वॉर कर रहे हो, तो तुम्हारे इकोनॉमिक लॉसेस तो होंगे ही ना। तो वहां पे भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही थी। नेक्स्ट है हमारे पास, लार्ज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 gave political rights to the richer sections only। अब उनको क्या लगा कि भाई ये जो पॉपुलेशन है, ये रेवोल्यूशन के प्रति उन्होंने क्या सोचा कि ये रेवोल्यूशन चलता रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो है उसने पॉलिटिकल राइट्स किसको दिए, सिर्फ रिच क्लास ऑफ पीपल के लिए, रिच क्लास ऑफ पीपल्स को। बेसिकली हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है उसमें कौन लोग वोट कर सकते थे, जो लोग 25 ईयर से अबव है और वो 3 days ऑफ लेबरर्स वेज जितना टैक्स पे करते हैं वही लोग से वोट कर सकते थे। अब भाई वो तो अमीर लोग कर सकते हैं, तो सेम वही उन्होंने लोगों पॉपुलेशन ने सोचा कि भाई ये रिवोल्यूशन इस वजह से चलना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो राइट चाहिए वोटिंग का, हमें भी तो पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने के लिए वुमेन्स ने कितना सारा स्ट्रगल करा कि उनको भी वर्क करना था, मैरिज उनके हाथ में नहीं थी, डिवोर्स वो लोग नहीं ले सकते थे, स्कूलिंग वो नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए भी बहुत सारी आगे भी वॉर्स चलती रही। 1946 में कहीं जाके वुमेन्स को राइट मिलेगा वोटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मेनी पॉलिटिकल क्लब्स वर फॉर्म्ड, द मोस्ट फेमस ऑफ देम इज जैकोबिन्स क्लब। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैकोबिन क्लब। अब तक तो लुई 16 का चल रहा था, हमने सब अच्छे से समझ लिया, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया, रीजंस क्या थे समझ लिए, रट्टा भी मार लिया, सब कुछ कर लिया, है ना। लेकिन जब बात आ गई ना जैकोबिन क्लब से, तो नया कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है, तो रेडी रहिए, हमारा न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब देखो, अब जो बहुत से उस समय पॉलिटिकल क्लब्स आए, तो मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस पॉलिटिकल क्लब था वो कौन सा था, जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब जो थे बेसिकली उनका लीडर कौन थे, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। सस्पेंस है भाई, लीक नहीं करूंगी, ठीक है। तो उनका लीडर अब तक यही जानो, जो लीडर कौन है उसका, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। अब देखो, these Jacobins came to be known as sans-culottes, literally meaning those without knee breeches। तो अब कौन है जो जैकोबिन क्लब है, उनके मेंबर्स जो हैं वो बेसिकली बिग पिजामास पहनते थे, ठीक है, और उनको किस नाम से जाना गया, sans-culottes। एंड उसका मीन क्या होता है sans-culottes का, बेसिकली इट मींस कि वो लोग विदाउट नी ब्रीचेस। जो पहले फ्रांस में मतलब जब क्लोथिंग का सिस्टम था तो ना वो लोग शॉर्ट पैंट्स पहनते थे नी ब्रीचेस करके, तो वो sans-culottes ने वही चेंज लिया है कि उन्होंने नी ब्रीचेस को रिमूव कर दिया, फुल पेजामास वो लोग पहनने लग गए। तो ये उनका थोड़ा क्लोथिंग में डिफरेंस आया, लेकिन वुमेन्स को भी इतना ये नहीं था कि वो फुल पेजामास पहनेंगे एंड समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। वुमेन्स को ऐसा कुछ राइट दिया ही नहीं गया। वुमेन्स को तो हमेशा से मेन को सुपीरियर माना गया है, वुमेन्स तो कुछ भी नहीं रही, राइट। नाउ लेट्स सी, They wore red caps that symbolizes liberty। जब हमने पिछले सेक्शन में पॉलिटिकल सिंबल्स पढ़े थे तो हमने क्या देखा था कि रेड कैप, रेड फ्रिगियन कैप किसको सिग्निफाई करती है, लिबर्टी को सिग्निफाई करती है। कौन पहनता है, जब स्लेव्स अपने रूलर से मतलब वो फ्री हो जाता है तो वो रेड कैप को वियर करता है। तो सेम ही रेड कैप इन लोगों ने भी पहनी, क्यों पहनी कि हम लोग हम लिबर्टी को दर्शा रहे हैं, हम लोग फ्री हैं, हमारे पास फ्रीडम है, तो ये शो करने के लिए उन्होंने रेड कैप वो वियर करी। नेक्स्ट इज, on the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guard and held himself the king as hostage for several hours। अब अगस्त 10 की बात है, उसकी सुबह की बात है, 10 अगस्त की। उन्होंने ट्यूलरीज के एक पैलेस को स्टॉर्म कर दिया, किन्होंने, पीपल्स मतलब वहीं के रहने वाले लोगों ने, और किंग के गार्ड्स को क्या कर लिया, मैसेकर कर लिया। उसके बाद उन्होंने खुद किंग को होस्टेज बनाकर रखा बहुत घंटों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। फ्रॉम नाउ ऑल मेंस अबव 21 years of age and above regardless of wealth got the right to vote। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा से चेंज है, सेकेंड टाइम क्या चेंज है, देखो
कि जब उन्होंने जब 1789 में उन्होंने बैस्टाइल स्टॉर्म करा था तो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, है ना। अब उन्होंने ट्यूलरीज में मैसेकर करके वहां पर स्टॉर्म करा। अब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आ गया कि ऑल द मेंस अबव 25 इयर्स ऑफ एज और 21 इयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ या वो अमीर है वो गरीब है या मिडिल क्लास है, कुछ मतलब मायने नहीं रखता, उनको वोटिंग का राइट दे दिया गया कि अब 21 साल जितने जो लोग हैं, 21 साल से अबव जो लोग हैं, उन लोगों को वोटिंग का राइट मिल गया और वो लोग वोट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है 21 September 1792 the convention abolished the monarchy and declared France republic। अब 21 September 1792 का कन्वेंशन, व्हाट इज कन्वेंशन? कन्वेंशन क्या होता है? ठीक है, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली होती है उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, तो जो 1792 के जो कन्वेंशन है उसने क्या करा, मोनार्की को अबॉलिश करा और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब फाइनली फ्रांस भी रिपब्लिक हो गया। देखो सीढ़ियां चढ़ रहे, डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ा। सबसे पहले तो बैस्टाइल स्टॉर्म हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चेंजेस आए, कैसे जब ट्यूलरीज के पैलेस में उन्होंने क्या करा, स्टॉर्म करा। उसके बाद क्या हुआ 1792 में कि मोनार्की एबॉलिश करी गई और रिपब्लिक फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट है on 21st January 1793 Louis XVI was sentenced to death on charge of treason, betrayal of one's country। बेसिकली लुइस 16 जो है उनको 1793 21 जनवरी को सेंटेंस टू डेथ कर दिया गया, मतलब फांसी की सजा उनको सुना दी गई, उनको मर जाने की सजा उनको सुनाई दी गई कि ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन, ट्रीजन के चार्ज पे उनको फांसी की सजा सुना दी गई। किस चीज के लिए? क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को बिट्रे करा है। बिट्रे क्यों करा है? बिट्रे उन्होंने इसलिए करा क्योंकि उन्होंने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के साथ सीक्रेट नेगोशिएशंस करी, अपनी कंट्री के खिलाफ जाकर उन्होंने नेगोशिएशंस करी, सीक्रेट मीटिंग्स करी। इस वजह से उनको ट्रीजन के बिहाफ पे क्या कर दिया गया, सेंटेंस टू डेथ की सजा सुना दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट पैलेस de la Concorde। पैलेस de la Concorde में उनको क्या करा गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली, मतलब बहुत सारे पब्लिक बैठे हुए और 21 सितंबर 1793 को उनको सबके सामने डेथ सेंटेंस टू डेथ में उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, अब आ जाता है हमारा न्यू टॉपिक एंड दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई वांट कि आप मेरे साथ इस टॉपिक को भी अच्छे से समझें। ठीक है, तो बेसिकली अब फाइनली आपका सस्पेंस जो है वो ओवर हो चुका है। न्यू कैरेक्टर की इंट्रोड्यूस हम करने वाले हैं। हमने थोड़े टाइम पहले से हमने यहाँ पे पढ़ा था, कुछ एक नाम हमने पढ़ा था, क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। मैंने बोला था ना कुछ ना कुछ तो लिंक है भाई, कुछ ना कुछ लिंक है। अब वही लिंक जो है अब वो हमारे सामने आने वाला। अब देखो, अब आते हैं हम नीचे आते हैं अपने पीजी में एंड देखते हैं। अब देखो 1793 से जो 1794 तक का एक साल का जो टाइम पीरियड है वो रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड। ठीक है, रेन ऑफ टेरर मतलब वो टाइम पीरियड जिसके अंदर खौफ था फ्रांस के अंदर। तो कौन सा था, 1793 से 94 तक। He followed a policy of severe control and punishment। Basically, who followed? He followed तो है, but who followed? That is Maximilian Robespierre। Yes, you heard it right, Maximilian Robespierre ही है जो रेन ऑफ टेरर के अंदर जिन्होंने फ्रांस को रूल करा 1793 से 1794 तक। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने बहुत सी हार्श पॉलिसीज अप्लाई करी फ्रांस पे रूल करने के लिए। पनिशमेंट बहुत सुनाई गई लोगों को। क्या होता था बेसिकली, अगर जो उनकी पॉलिसीज होती थी, जो जैसे वो रूल करते थे, उनके आइडियाज जो थे, अगर वो लोग एग्री नहीं करते थे उनकी पॉलिसी से, तो रॉबिस्पायर क्या कर देते थे कि उन लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, बंदी बना लेते, इम्प्रिजन कर देते थे और उनको गिलोटाइन कर देते थे। व्हाट इज गिलोटाइन?
बेसिकली गिलेटाइन इज अ डिवाइस जिसके पास ना, देखो मैं एक सेकंड में बताती हूँ। गिलेटाइन एक वो डिवाइस होते हैं जिसके अंदर ना 2 पोल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे 2 पोल्स होते हैं बड़े बड़े से, बीच में एक ब्लेड रखा होता है। अब जो जिसको गिलेटाइन करना होता है उसका हेड उस ब्लेड पे रखा जाता है एंड उसको मार दिया जाता है। तो बेसिकली ये डिवाइस है गिलेटाइन। तो या गिलेटाइन है। अब गिलेटाइन कर दिया गया उन लोगों को जिन्होंने उनकी रॉबिस्पायर की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करा, ठीक है। तो गिलेटाइन जो डिवाइस है वो किसने इंट्रोड्यूस करा था? बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर गिलेटाइन, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग हिज रूल मीट एंड ब्रेड वर राशन। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं करा, एक दो चीज उन्होंने ठीक ठाक करी, वो थी कि उन्होंने मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। पीजेंट्स को फोर्स करा कि वो लोग ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें सिटीज में एट द फिक्स्ड प्राइस। अब देखो फिक्स्ड प्राइस जो गवर्नमेंट ने सेट करी है, ऑब्वियसली वो था कि जो सेल करने वाले लोग हैं, अब वो लोग इतना मतलब लोगों को और धोखा नहीं दे सकते कि उन्होंने खुद ने तो ब्रेड के प्राइसेस स्टेट से तो बढ़ के आई हैं, उन्होंने और बढ़ा दी। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट के प्राइस से ही अपना जो ब्रेड्स हैं और ग्रेन्स है उसको सेल करना है सिटीज में जाके, ओके। नाउ द यूज ऑफ, अब कुछ तो बुरा हो गई ना, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो आनी है भाई। रेन ऑफ टेरर भाई मैक्सिमम रॉबिस्पायर के रूल है तो कुछ ना कुछ तो होना ही। अब क्या हुआ कि इक्वालिटी तो यहाँ पे एक दो बार दे दी गई। एक इक्वालिटी ये भी दी गई इनको कि जो व्हाइट फ्लर था, है ना, अब वो क्या था, वो फॉरबिड कर दिया गया हर सिटीजन को खाने से, ठीक है, क्योंकि वो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रेड था। अब सबको इक्वालिटी चाहिए थी तो उन्होंने उस ब्रेड को मतलब हटा दिया गया। बेसिकली जैकोबिन क्लब किस लिए बना था कि लिबर्टी, फ्रैटर्निटी इन सबको लाने के लिए। लीडर तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर बने। अब उनके जाने के बाद मोस्ट फेमस क्लब बना हमारा जैकोबिन क्लब, उनके लीडर ही हमारे बन गए फ्रांस के रूलर, ठीक है। तो उन्होंने व्हाइट फ्लैग को फॉरबिड कर दिया और हर सिटीजन को कौन सी ब्रेड बोली खाने के लिए, दैट इज द पान दे एग्लाई, दैट इज द इक्वालिटी ब्रेड। पान एग्लाई एक फ्रेंच वर्ड है जिसको हम कहते हैं इक्वालिटी ब्रेड। अब देखो मदाम एंड मस्यूर की जगह वी यूज्ड टू व्हाट टू से द पीपल, हमने स्टार्ट कर उनको कहना सिटवेन एंड सिटवेन, ठीक है। सिटवेन एंड सिटवेन ना हमने उनको कहना स्टार्ट करा, मिस्टर मदाम को साइड में रखें क्योंकि ट्रेडिशनली हम मिस्टर मदाम बोलते हैं, बट हमने सिटवेन एंड सिटवेन एज अ सिटीजन लोगों को बोलना स्टार्ट करा। बेसिकली अभी भी हम मदाम एंड मिस्टर की टर्म जो है वो यूज करते हैं फ्रांस में, ठीक है। Now churches were shut down and their buildings converted into barracks and offices। एक रीजन ये भी बना रेवोल्यूशन का, मतलब रेवोल्यूशन तो चला पर स्टॉर्म करने का रीजन नहीं बना था कि उन्होंने जो बैस्टाइल स्टॉर्म है वो क्यों कर रहा था, इसका रीजन नहीं था क्योंकि ये वाला टाइम पीरियड ही बाद में आया। बट रीजन क्या बना रेवोल्यूशन के लिए कि चर्चेस को बंद कर दिया गया। अब भाई चर्चेस को बंद कर दिया गया तो क्लर्जीमैन तो बहुत ही गुस्से में आ गए। चर्चेस को बंद कर दिया गया, उनकी बिल्डिंग्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, ऑफिसेस में, ठीक है। नाउ रॉबिस्पायर परस्यूड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स डिमांडेड मॉडरेशन। अब रॉबिस्पायर ने अपनी जो पॉलिसी से इतनी रिलेंटलेसली, मतलब लोगों पे बिना दया करे कि उनको गिलिटाइन कर दो, अरेस्ट कर दो, इम्प्रिजन कर दो, ये करे बिना उन्होंने इतना सारा मतलब इतना सारा टेरर बनाया हुआ था, खौफ बनाए रखा था पूरी कंट्री के अंदर कि इवन उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मॉडरेशन की डिमांड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है कि फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एट द नेक्स्ट डे गिलेटाइन्स। अब उसी के कुछ टाइम बाद मतलब 1794 के जुलाई में उनको कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया और अरेस्ट करके उनको भी नेक्स्ट डे गिलेटाइन कर दिया गया। जिन्होंने खुद लोगों को गिलेटाइन करा वो खुद ही गिलेटाइन हो गए, ठीक है। 1794 के जुलाई में याद रखना। अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। इसके बाद एक न्यू कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होने वाला है, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है
जिन्होंने मॉडर्नाइज एज अ फ्रांस वो बन के आए और कंट्री में बहुत सारी मॉडर्न पॉलिसीज भी उन्होंने अप्लाई करी और लिबर्टी इक्वालिटी को स्प्रेड करने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बेसिकली एक मेन पॉइंट और है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर हैं इन्होंने स्लेवरी को उनके टाइम पीरियड में मतलब जैकोबिन क्लब के टाइम पीरियड में एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। भाई बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनना। The fall of the Jacobin government allowed the wealthier middle classes to seize power. अब जैसे ही जैकोबिन गवर्नमेंट जो है जैकोबिन का रूल बंद हुआ, कैसे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पायर की डेथ हुई जब, तो क्या हुआ गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि जितने भी वेल्थियर क्लासेस जो पीपल है वो सारी पावर को सीज कर ले अपने पास अपने अंडर। ठीक है, अब आता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करा गया जिसने क्या बोला कि वोट जो है वो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को नहीं दिया जाएगा। अब जब वेल्थियर क्लासेस ने हमारी पावर सीज कर ली जैकोबिन क्लब के गिरने के बाद, ठीक है, फिर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा इंट्रोड्यूस करा। अभी हमने क्या पढ़ा था 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद 21 इयर्स ऑफ एज के लोग वोट कर सकते थे विदाउट एनी देयर वेल्थ। बट अब क्या है कि उन लोगों को री इंट्रोड्यूस करा और बोला कि जो अब वोट है वो डिनाई कर दी गई, किसको, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को डिनाई कर दी गई, वोटिंग का हक उनसे छीन लिया गया दोबारा। ठीक है, नाउ डायरेक्टरी वाज, अब डायरेक्टरी बेसिकली होती क्या है, राइट? डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव है व्हिच इज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स की मिली हुई एग्जीक्यूटिव, मतलब जो लॉज को बना के एग्जीक्यूट करते हैं 5 मेंबर्स की बनी हुई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी कहलाती है। So the political instability of the directory paved the way for the rise of the military dictator Napoleon Bonaparte। तो अब न्यू हमारा जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। इन्होंने क्या करा, एज अ मॉडर्नाइजर अपने आप को देखा। तो क्या होता है, डायरेक्टरी रूल से जब इंस्टेबिलिटी आ गई फ्रांस में, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बन गया जिसके अंदर फिर से लोगों से वोटिंग का हक छीन लिया गया। अब क्या हुआ कि वहीं पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, डायरेक्टरी गिर गई, एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ जो है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नाउ थ्रू दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारे जो चेंजेस आए गवर्नमेंट के अंदर, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग। तो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी जो ये टर्म्स है, ये जैसे ही फ्रांस का रेवोल्यूशन आगे चलता गया ये सारी टर्म जो है इंस्पायरिंग बनती गई। पूरे यूरोप में फ्रांस का रेवोल्यूशन स्प्रेड हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हमें पढ़ना है सोशलिज्म वाला और रेवोल्यूशन इन फ्रांस। आपको इस चैप्टर को भी अटेंड करना, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, हम लोग ऐसी ही स्टोरी की तरह समझेंगे। नाउ यस, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी नेपोलियन बोनापार्ट की। नेक्स्ट वीडियो में नेपोलियन बोनापार्ट का रूल मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोगों को प्लीज क्लास अटेंड करनी है ताकि आपका नेपोलियन वाला रूल भी क्लियर हो सके। एंड यार हम क्या चाहते हैं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, तो वही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने आपको इतना सब कुछ समझाया, आगे भी हम समझाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में भी आना। थैंक यू कि आप अब तक इस वीडियो में बने रहे। थैंक यू एंड सी यू, बाय बाय।